जम्मू ऑन सेल, बिल्कुल सही कहा आपने। ये इंडस्ट्रीज़ के लिए नहीं है। इंडस्ट्रीज़ के लिए पहले भी कोई पाबंदी नहीं थी, आज भी कोई पाबंदी नहीं है। तरक्याती कामों के लिए पहले भी कोई पाबंदी नहीं थी, आज भी कोई पाबंदी नहीं है। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर से आकर जो इंडस्ट्रीज़ यहाँ लगाई थी जिन्होंने, उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी स्टेट सब्जेक्ट की। रहा सवाल ये जो सबमिट हुआ, इस सबमिट में जो सबसे ख़तरनाक चीज़ मुझे ये लगी कि जो बाहर के इन्वेस्टर सब बुला रहे हैं वो तामीर और तरक्की के लिए नहीं बुला रहे हैं। आप वो हाउसिंग कॉलोनीज़ डेवलप करेंगे, फिर वो बाहर के लोग ख़रीदेंगे, और उससे सबसे पहले जो ख़तरा है वो जम्मू को है, हम लोगों को है। कि जो ये हाउसिंग कॉलोनी की आपने बात की है, क्या यहाँ पे फ्लैट्स बनेंगे और ये फ्लैट्स बनाने के बाद बाहर के लोगों को बेच दिए जाएंगे? और अगरचे जम्मू कश्मीर की सरकार ये दावा कर रही है कि हम जम्मू कश्मीर के आवाम की बेहतरी, तरक्की, फलाह बहबूदी के लिए कदम ले रहे हैं, तो यहाँ के आम शहरों की क्या तरक्की हो रही है? जो शहरी खुश हो रहे हैं इस वक्त में कि इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और वो यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उन शहरियों के लिए आपका क्या पैगाम है? उन जर्नलिस्ट्स के लिए जो ये कह रहे हैं, ये डंडूरिया पीट रहे हैं कि जनाब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी, हालांकि उन सबको ये नॉलेज ही नहीं कि यहाँ पर हाउसिंग कॉलोनी बनने जा रही है, तो उसके हवाले से आप थोड़ा सा बताएँ। मुझे आज तक तो एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि ये सरकार जो है, जो भी इक़दाम उठा रही है, ये हमारे हक़ में है या हमारी बेहतरी में है। अगर आपको कोई मिला है तो मैं आप ही से रिक्वेस्ट करूँगा कि उससे पूछें कि इससे हमारी क्या बेहतरी होगी। रहा सवाल कि ये एक झूठ का पलंदा है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी मुझे खुद समझ नहीं आती। वो हमने एक वो टर्म है ना, ऑरवेलियन सिस्टम, हम एक ऑरवेलियन सिस्टम में जी रहे हैं और ये सिस्टम बहुत देर तक चलने वाला नहीं। दिस ऑरवेलियन सिस्टम इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग, आई मस्ट टेल यू। बट आई बिहोल्ड टुडे, जो मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्द इनके बुरे दिन आने वाले हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी सबसे पहले जम्मू कश्मीर को लेकर कि जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी। अपोजिशन डिनाई कर रही है इस चीज़ से, इन्वेस्टमेंट को। अपोजिशन तरक्की को लेकर डिनाई कर रही है। अपोजिशन इस चीज़ के ऊपर भी डिनाई कर रही है कि हमारे जम्मू कश्मीर की जो नौकरियाँ हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ज़मीनें हैं, उनको बेचा जा रहा है। क्या वाकई में ही जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मरकज़ की सरकार की तरफ से एक सौतेली माँ वाला सलूक जो है वो किया जा रहा है, एक वो रवैया अख्तियार कर लिया है? बिल्कुल, ज़ाहिरी एतबार से जम्मू कश्मीर की आवाम, बिलखुसूस जम्मू के लोगों के साथ बहुत ज़्यादती होना शुरू हो गई है। ज़्यादती इसलिए मैं कहूँगा पहले जम्मू वालों के साथ इसलिए हो रही है कि कश्मीर में ये इन्वेस्टमेंट बाद में पहुँचेगी, पहले ये नुकसान जम्मू में करेंगे। अपनी पार्टी के नेताओं की तरफ से एक फीडबैक आया है और उन्होंने ये कहा कि मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हमारे पास इस वक्त जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं। हसनैन मसूदी साहब, डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, डिलिमिटेशन की जो ये ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है इसके ऊपर एतराज़ात करने चाहिए तो उनकी जानिब से नहीं किए गए। हालांकि ये तक भी कहा गया है कि वहाँ पर रहनुमाई करने के लिए कश्मीर की तरफ से, कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को की बात करने के लिए जो हैं वो डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब थे। और अगर कश्मीर को उसका अधिकार नहीं मिला, कश्मीर को 1 सीट मिली है, जम्मू को 6 मिली, तो ये सब क्रेडिट जो है डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला और हसनैन मसूदी साहब को जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर बात नहीं कर पाए। इसलिए क्योंकि लोगों ने चुन कर तो भेजा था, लेकिन वो वहाँ पर मोदी जी की सरकार में और वहाँ पर उनके सामने वो चीज़ें नहीं रख पाए जो चीज़ें रखनी चाहिए थी। ये अपनी पार्टी का कहना है। क्या यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कमज़ोर है? पर इस डिलिमिटेशन की रिपोर्ट के बाद रजौरी, पुंछ के लोगों के साथ इंसाफ हुआ है? भाई कहाँ का इंसाफ हुआ, मुझे ये बताओ। पहली बात तो मैं आपको जो सबसे पहली बात ये बताऊँ, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो अभी हम सामने आई है कि किस किस डिस्ट्रिक्ट्स में कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़ानी है, ये मजहबी बुनियाद पर है, जिसको हम बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं कि ये मेरिट पे नहीं है। पहाड़ी और गुज्जर एक बहुत पुराना रिश्ता है जनाब, आज भी मजबूत है और कल भी मजबूत है और हमेशा मजबूत रहेगा। हमारा भाईचारा जो है, इसकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। लेकिन इस बार के इस जो ये एक मूवमेंट स्टार्ट हुई है कि पहाड़ी लोग कहते हैं कि हमें एसटी का स्टेटस चाहिए, हालांकि ये इतनी बेदफाकी हो चुकी है कि कश्मीर के अंदर भी मैं देख रहा हूँ पहाड़ी गुज्जर हो रहा है, पहाड़ी गुज्जर। हालांकि कुपवाड़ा में, गांदरबल में, अच्छा करना में, इन मुकामात के ऊपर, इन इलाकों के अंदर सर जो है वो पहाड़ी गुज्जर नहीं होता था। हमेशा ये लोग हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते थे, शाना बशाना। लेकिन आज वहाँ से भी आवाज़ें उठ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि दो दिलों के बीच में दूरी पैदा हुई है। पहाड़ी लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें एसटी स्टेटस दिया जाए, गुज्जर लोग ये कह रहे हैं कि पहाड़ियों को उनका अधिकार दिया जाए, लेकिन उनका, ना कि वो एसटी वाला जो वो हमारे
कोटे से मांग रहे हैं। आप भी एक पहाड़ी लीडर हैं, एक डायनेमिक लीडर हैं, एक लंबे अरसे से सियासत के साथ जुड़े हुए हैं और एक काफ़ी बेहतरीन काबिल आप एक एडवोकेट भी रहे हैं। आपके हिसाब से यहाँ पे किस तरीके से जो है वो पहाड़ियों को उनका हक मिलना चाहिए और गुज्जरों जो कम्युनिटी है इनके अधिकार के साथ छेड़खानी न की जाए? बिल्कुल पहाड़ियों का हक बनता है। मैं सच बताऊँ अगर आपको ईमानदारी से, पहाड़ी कम्युनिटी का उतना ही हक बनता है जितना गुज्जर कम्युनिटी का हक बनता है। लेकिन पहाड़ियों को रिजर्वेशन उस हिस्सा से नहीं मिलनी चाहिए जो गुज्जरों का हिस्सा फिक्स है। अगर पहाड़ियों को आपने रिजर्वेशन देनी है, आप रिजर्वेशन का कोटा बढ़ा दीजिए या उनके लिए एक अलग बाइफर्केशन कर दें, जिस तरह एसटी ले एंड करगल है, या पूरे एक इलाके को आप दे दें जिसमें कोई तनाज़ा ही नहीं रहेगा। शिमला में आप देखेंगे, आपके हिमाचल प्रदेश में कुछ एरियाज़ हैं जिन एरियाज़ को शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर कर दिएगा, पूरा का पूरा एरिया, किसी को एतराज़ नहीं होगा। अब ये जो सियासत हो रही है इस पर, ये गलत हो रहा है। इससे कम्युनिटी के अंदर जो नफ़रत फैल रही है चंद लोग फैला रहे हैं। बाकी हमारे रजौरी पुंछ में, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, हमारे रजौरी पुंछ में भी गुज्जर और पहाड़ी में कोई फ़र्क हम करते ही नहीं। जम्मू कश्मीर इज ऑन सेल। जम्मू कश्मीर की जो ज़मीनें हैं इसे बेचा जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब व जम्मू कश्मीर के साबिका वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का हालिया एक बयान आया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक़ की जो है वो मरकज़ी सरकार हिफाजत नहीं कर पा रही है और जम्मू कश्मीर के लोगों के बुनियादी हकूक़, उनकी ज़मीनें, उनकी नौकरियाँ जो हैं वो मरकज़ की सरकार की तरफ से जो है वो सेल पे लगा के रख दी है और अब सेल का जो नारा है वो जम्मू में देखने को मिल रहा है। हालांकि पहले जम्मू की आवाज़ें सुनाई थी, अब जम्मू इज़ ऑन सेल ये भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। मेट्रो की बात तो आपने सुना होगा, लेकिन दुख है मेट्रो की जगह आज भी हमें मेटाडोर ही दिखती है जम्मू के शहर में। लेकिन फ़िलहाल हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा जनाब मुजफ्फर इकबाल साहब जो फॉर्मर जज भी हैं, कानून के हवाले से अगर बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इल्म है इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ अगर हम इस करंट सिचुएशन पे, इस पॉलिटिक्स पे बात करेंगे तो हमें यकीन है कि हमारे तमाम सवालों का सही जवाब जो है वो हमें भी मिलेगा और जम्मू कश्मीर के आवाम को भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल है कि जम्मू इज़ ऑन सेल, कि जम्मू को जो है वो बेचा जा रहा है, जम्मू कश्मीर, माफ़ी चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर इज़ ऑन सेल। अभी हालिया जो रियल स्टेट कॉन्फ्रेंस हुई इसके अंदर ये कहा गया है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स आएंगे, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर ज़मीन पर जो है वो इंडस्ट्रीज़ बनेंगी, फैक्ट्रीज़ बनेंगी, एग्रीकल्चर ज़मीन जो है उसको भी एक अलग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन सवाल तो ये है कि कुछ लोग हमसे भी सवाल करते हैं कि जनाब आप लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में, प्राइवेट सेक्टर बूस्ट होना चाहिए। और मिस्टर प्राइवेट सेक्टर तब बूस्ट होगा कि जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर प्राइवेट लोग आके अपनी फैक्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करेंगे। इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोगों को अपनी ज़मीनें देनी है और जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि हम अपनी ज़मीन ना दें। तो आपको क्या लगता है कि वो सब चीज़ें जो बताई जा रही हैं वो चीज़ें किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकती हैं? पहली बात तो ये है कि इंडस्ट्रीज़ के लिए 5 अगस्त 2019 से पहले भी कोई बंदिश नहीं थी। मुझे ये बताओ, जितनी सांबा में, कठुआ में जो फैक्ट्रीज़ लगी हैं, ये 5 अगस्त 2019 से पहले लगी या बाद में? अगर ये पहले लगी हैं तो कानून में ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। जम्मू कश्मीर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी प्रोविज़न था और लैंड रेवेन्यू एक्ट में भी था कि इंडस्ट्रीज़ के लिए ये बार अप्लाई नहीं होगी जो स्टेट सब्जेक्ट्स के लिए होती है। रहा सवाल जम्मू ऑन सेल, बिल्कुल सही कहा आपने, ये इंडस्ट्रीज़ के लिए नहीं है। इंडस्ट्रीज़ के लिए पहले भी कोई पाबंदी नहीं थी, आज भी कोई पाबंदी नहीं है। तरक्याती कामों के लिए पहले भी कोई पाबंदी नहीं थी, आज भी कोई पाबंदी नहीं है। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर से आकर जो इंडस्ट्रीज़ यहाँ लगाई थी जिन्होंने, उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी स्टेट सब्जेक्ट की। रहा सवाल ये जो सबमिट हुआ, इस सबमिट में जो सबसे ख़तरनाक चीज़ मुझे ये लगी कि जो बाहर के इन्वेस्टर सब बुला रहे हैं वो तामीर और तरक्की के लिए नहीं बुला रहे आप, वो हाउसिंग कॉलोनीज़ डेवलप करेंगे, फिर वो बाहर के लोग ख़रीदेंगे। और उससे सबसे पहले जो ख़तरा है वो जम्मू को है, हम लोगों को है। अब ये कोई महसूस करे या ना करे, कुछ लोगों को तो इस चीज़ का एहसास हुआ होगा कि जब 5 अगस्त 2019 में
जब गैर आइनी तरीके से हमारे स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किया गया और हमारी रियासत जम्मू कश्मीर को रिड्यूस करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो बहुत वादे हुए थे 50,000 नौकरी रातों रात हम देंगे, हम तामीर और तरक्की के दरिया बहा देंगे, यहाँ कोई अमीर कोई गरीब मिलेगा ही नहीं, सब अमीर हो जाएंगे, यहाँ नौकरियाँ मिलेंगी, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगेंगी। तो मुझे लगता है कि अब 20 भी गुज़र गया, 19 का आधा साल भी लग गया और 21 भी गुज़र गया, हम 22 में स्टेप होने वाले हैं। हमें तरक्की नहीं तनज़्ज़ुली मिली। जिस तरफ भी मैं गया या आप भी जाओगे, लोगों की एक ही दुहाई है कि कोई सुनवाई नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। तरक्की हुई है, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स की तरक्की हो रही है और हुई है। उन्होंने हर मामले में खूब पैसा भी कमाया, फील्ड में कोई काम नहीं हुआ। कागज़ों में मुझे पता नहीं, क्योंकि वो वही लोग बता सकते हैं जो दफातर में बैठे हैं। तरक्की अगर हुई है तो वो सिर्फ कागज़ों में हुई है, तनज़्ज़ुली हुई है। तनज़्ज़ुली ये हुई कि बिजली आपको नहीं, पानी आपको नहीं, तामीर और तरक्की का कोई काम आपको नहीं मिल रहा। इवन जो पंचायत के मामले थे, जो आपने कहा था कि हम पंचों और सरपंचों को फर्स्ट टीयर और सेकंड टीयर और थर्ड टीयर को एम्पावर करेंगे, उनको डिसएम्पावर किया गया। आपको शायद पता नहीं होगा, मैंने ही एक केस करके फिर मैंने स्टे लिया और उसमें वो फाइनल आर्गूमेंट हुए कि अब कहा कि भाई 50,000 का काम भी, 1 लाख का भी, सारे काम जो हैं वो टेंडर होंगे, उसमें ठेकेदार आएंगे। अब मुझे ये बताओ, जिस आदमी को टेंडर 1 लाख का कंपटीशन में अगर उसको 80,000 का मिलेगा और किसी सरपंच ने एक बाथरूम किसी को दिया है, तो वो 80,000 में बाथरूम क्या बनाएगा, खुद क्या बचाएगा, लेबर पेमेंट कहाँ से करेगा। और 50,000 का अगर काम है तो आज 50,000 में हमारी रजौरी और पुंछ में 50,000 में एक खाली रेत का ट्रक नहीं पहुँचता है। आपने रेत पर भी टैक्स लगा दिए, रेत को भी ठेकेदार बाहर के लाए और वो कॉन्ट्रैक्टर ले रहे हैं। आपने लोगों से सब कुछ छीन लिया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा मैं ये सब बातें आपकी समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल रह गया यहाँ पर सबसे बड़ा कि जो ये हाउसिंग कॉलोनी की आपने बात की है, क्या यहाँ पे फ्लैट्स बनेंगे और ये फ्लैट्स बनाने के बाद बाहर के लोगों को बेच दिए जाएंगे? और अगरचे जम्मू कश्मीर की सरकार ये दावा कर रही है कि हम जम्मू कश्मीर के आवाम की बेहतरी, तरक्की, फलाह बहबूदी के लिए कदम ले रहे हैं, तो यहाँ के आम शहरों की क्या तरक्की हो रही है? जो शहरी खुश हो रहे हैं इस वक्त में कि इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उन शहरियों के लिए आपका क्या पैगाम है? उन जर्नलिस्ट्स के लिए जो ये कह रहे हैं, ये डंडूरिया पीट रहे हैं कि जनाब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, हालांकि उन सबको ये नॉलेज ही नहीं कि यहाँ पे हाउसिंग कॉलोनी बनने जा रही है, तो उसके हवाले से आप थोड़ा सा बताएं। मुझे आज तक तो एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि ये सरकार जो है, जो भी इक़दाम उठा रही है, ये हमारे हक़ में है या हमारी बेहतरी में है। अगर आपको कोई मिला है तो मैं आप ही से रिक्वेस्ट करूंगा कि उससे पूछें कि इससे हमारी क्या बेहतरी होगी। रहा सवाल कि ये एक झूठ का पलंदा है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी मुझे खुद समझ नहीं आती। वो हमने एक वो टर्म है ना, ऑरवेलियन सिस्टम, हम एक ऑरवेलियन सिस्टम में जी रहे हैं और ये सिस्टम बहुत देर तक चलने वाला नहीं। दिस ऑरवेलियन सिस्टम इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग, आई मस्ट टेल यू। बट आई बिहोल्ड टुडे, जो मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्द इनके बुरे दिन आने वाले हैं, कि ऑरवेलियन सिस्टम कहीं भी दुनिया में ज़्यादा देर चल नहीं सका। या तो इसके खिलाफ एक रेवोल्यूशन खड़ा होगा या ये खुद अपनी मौत मर जाएंगे। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी सबसे पहले जम्मू कश्मीर को लेकर कि जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी। अपोजिशन डिनाई कर रही है इस चीज़ से, इन्वेस्टमेंट को। अपोजिशन तरक्की को लेकर डिनाई कर रही है। अपोजिशन इस चीज़ के ऊपर भी डिनाई कर रही है कि हमारे जम्मू कश्मीर की जो नौकरियाँ हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ज़मीनें हैं, उनको बेचा जा रहा है। क्या वाकई में ही जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मरकज़ की सरकार की तरफ से एक सौतेली माँ वाला सलूक जो है वो किया जा रहा है, एक वो रवैया अख्तियार कर लिया है? बिल्कुल, ज़ाहिरी एतबार से जम्मू कश्मीर की आवाम, बिलखसूस जम्मू के लोगों के साथ बहुत ज़्यादती होना शुरू हो गई है।
ज़्यादती इसलिए मैं कहूँगा पहले जम्मू वालों के साथ इसलिए हो रही है कि कश्मीर में ये इन्वेस्टमेंट बाद में पहुँचेगी, पहले ये नुकसान जम्मू में करेंगे। और ये जितनी ज़मीनें हैं, देखो जम्मू की जो ज़मीन है, जो प्लेन एरिया में ज़मीन है जम्मू की, वो मैक्सिमम जो है वो प्रोडक्टिव लैंड है। प्रोडक्टिव लैंड की दुनिया की बेहतरीन बनस्पति जो है वो जम्मू के प्लेन एरियाज़ में है। अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो एग्रीकल्चरल लैंड को भी, वो यहाँ की आने वाली नस्लों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। महाराजा ने 1927 में जब पाबंदी लगाई थी कि बाहर का कोई आदमी यहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता और यहाँ नौकरी नहीं कर सकता, तो उसके पीछे बुनियादी तौर पर वजह यही थी कि ये जितना बनस्पति वाला एरिया था, ये आरएसपुरा और सांबा का एरिया, इस एरिया से लोग जो थे वो पंजाबी लोग, क्योंकि पंजाबी थोड़े से अमीर लोग थे और हमारी उस वक़्त जो मुल्क था, जम्मू कश्मीर एक मुल्क था, हमारा मुल्क उस वक़्त थोड़ा सा गरीब था। तो बहुत बड़ी एक एजिटेशन हुई थी यहाँ 1927 से पहले। और 1927 में जब महाराजा ने इस पर ऑर्डर किया कि भाई जम्मू कश्मीर में, मेरे मुल्क में सवाए रियासत बाशिंदा के ना ही कोई ज़मीन खरीद सकता है और ना ही कोई नौकरी कर सकता है, तो उसके पीछे वजह यही थी कि बनस्पति वाला जो एरिया था, क्योंकि उस वक्त बनस्पति एक्सपोर्ट होती थी। अंग्रेज़ों का दौर था, हमारे मुल्क पे अंग्रेज़ों का राज था और अंग्रेज़ इसको वलायत में ले जाते थे यहाँ की बनस्पति को, और सबसे ज़्यादा जो सोर्स ऑफ इनकम था, यानी बहुत लुक्रेटिव पेशा था। तो फिर लोगों ने पटा पे लेना शुरू कर दी, फिर उस पर भी महाराजा ने पाबंदी लगा दी थी। तो महाराजा एक बहुत विजनरी लीडर था जिसने उस वक़्त जम्मू के लोगों को प्रोटेक्ट किया। आज जम्मू वाले पता नहीं किस जज्बात में बह गए हैं, शायद उनको ये इस बात का एहसास अभी नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द इसका एहसास होने वाला है कि इन पॉलिसीज़ से हमें कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। यहाँ पे ये भी समझने की कोशिश करूँगा आपसे कि हालिया अपनी पार्टी के नेताओं की तरफ से एक फीडबैक आया है और उन्होंने ये कहा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे पास इस वक्त जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं। हसनैन मसूदी साहब, डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, डिलिमिटेशन की जो ये ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है इसके ऊपर एतराज़ात करने चाहिए तो उनकी जानिब से नहीं किए गए। हालांकि ये तक भी कहा गया है कि वहाँ पर रहनुमाई करने के लिए कश्मीर की तरफ से, कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को की बात करने के लिए जो हैं वो डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब थे। और अगर कश्मीर को उसका अधिकार नहीं मिला, कश्मीर को 1 सीट मिली है, जम्मू को 6 मिली, तो ये सब क्रेडिट जो है डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला और हसनैन मसूदी साहब को जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर बात नहीं कर पाए। इसलिए क्योंकि लोगों ने चुन कर तो भेजा था, लेकिन वो वहाँ पर मोदी जी की सरकार में और वहाँ पर उनके सामने वो चीज़ें नहीं रख पाए जो चीज़ें रखनी चाहिए थी। ये अपनी पार्टी का कहना है। क्या यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कमज़ोर है? आमिर जी, मैं पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं, जितने मेंबर पार्लियामेंट हैं वो एसोसिएट मेंबर्स हैं, वो एतराज़ कर सकते हैं, ना तो वो साइन कर सकते हैं। उनके एतराज़ ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि रिपोर्ट के साथ अटैच किए जाएंगे। उनके एतराज़ करने से, क्योंकि उनका वोट नहीं है वहाँ, उनके एतराज़ करने से फ़ैसला बदला नहीं जा सकता। बदलने वाला कमीशन है, उन्होंने एतराज़ किया, वो सारी दुनिया को पता है, मीडिया वालों को भी बताया गया कि उन्होंने एतराज़ किया इस पर कि ये हमें मंजूर नहीं है। और 31 तक इन राइटिंग में एसोसिएट मेंबर्स जितने भी हैं, यानी जितने भी मेंबर पार्लियामेंट हैं जम्मू कश्मीर के, 5 मेंबर हैं हमारे इस वक्त, उन 5 ने आपने ऑब्जेक्शंस यानी उज़रात देने हैं कमीशन को। और जब वो देंगे तो जाहिर सी बात है वो प्रेस में भी आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया दोनों में आएंगे। क्या इस बार इस डिलिमिटेशन की रिपोर्ट के बाद रजौरी, पुंछ के लोगों के साथ इंसाफ हुआ है? भाई कहाँ का इंसाफ हुआ, मुझे ये बताओ। पहली बात तो मैं आपको जो सबसे पहली बात ये बताऊँ, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो अभी हम सामने आई है कि किस किस डिस्ट्रिक्ट्स में कंस्टिट्यूंसीज बढ़ानी है, ये मजहबी बुनियाद पर है, जिसको हम बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं कि ये मेरिट पे नहीं है, पॉपुलेशन के बुनियाद पे नहीं है। अगर हिली टेरेन के बुनियाद पे होता तब भी पहली बात तो ये है कि पुंछ को भी 1 सीट मिलनी चाहिए और राजौरी को भी 1 सीट मिलनी चाहिए। लेकिन अब देखना ये है कि कमीशन यहाँ कितना इंसाफ करता है कि राजौरी की कंस्टिट्यूंसी जब आप बाउंड्रीज ड्रा करते हैं तो उस वक़्त आपने उस मयार पे उतरते हैं जो रूल कहता है। रूल ये कहता है कि आपने एडजॉइनिंग एरिया को इकट्ठे रखना है।
और जो टेरेन और सड़क का मामला है, जो उसमें कहा उन्होंने कि हमने इस बुनियाद पर कंस्टिट्यूंसीज बढ़ाई हैं, कंस्टिट्यूंसीज आप उस बुनियाद पर नहीं बढ़ा सकते। हाँ, टेरेन और सड़क कनेक्टिविटी एंड टोपोग्राफी आपने उस वक्त देखनी है जब आप नंबर ऑफ सीट्स बढ़ानी है पॉपुलेशन के बुनियाद पे, और फिर उसको जब आप बाउंड्री ड्रा करते हैं उसके लिए रेलिवेंट है टेरेन, आपकी कनेक्टिविटी ऑफ द एरिया और उसकी टोपोग्राफी और कनेक्टिविटी या रोड कनेक्टिविटी या अदर फैसिलिटीज़ पे आप नंबर ऑफ सीट नहीं बढ़ा सकते। नंबर ऑफ सीट बढ़ाने के लिए प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट है वो पॉपुलेशन है। भाई, जंगल के दरख्तों ने वोट नहीं डालने हैं, दरिया के पत्थरों ने वोट नहीं डालने हैं, सड़क के कनेक्शनों ने वोट नहीं डालने हैं। वोट जो है वो ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग ही क्राइटेरिया है कि पॉपुलेशन कितनी है किसी इलाके की। उस पॉपुलेशन के बुनियाद पे आपने डिलिमिटेशन करनी है। उसमें चाहे जम्मू की पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो जम्मू में ज़्यादा सीटें मिलेंगी। अगर हाँ हिली टेरेन है, आप 10-20 हज़ार कम की कंस्टिट्यूंसी बना सकते हैं, लेकिन सोल क्राइटेरिया आप इसको ये नहीं रख सकते। वो उसके लिए भी एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया बनाना है कि भाई हिली टेरेन में हमने इतने लाख की कंस्टिट्यूंसी बनानी है, इतने हज़ार की कंस्टिट्यूंसी बनानी है, प्लान एरिया में इतने की बनानी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे ये भी समझने की कोशिश करूँगा। एक आखिरी सवाल मेरा, पहाड़ी और गुज्जर एक बहुत पुराना रिश्ता है जनाब, आज भी मजबूत है और कल भी मजबूत है और हमेशा मजबूत रहेगा। हमारा भाईचारा जो है, इसकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। लेकिन इस बार के इस जो ये एक मोमेंट स्टार्ट हुई है कि पहाड़ी लोग कहते हैं कि हमें एसटी का स्टेटस चाहिए, हालांकि ये इतनी बेदफाकी हो चुकी है कि कश्मीर के अंदर भी मैं देख रहा हूँ पहाड़ी गुज्जर हो रहा है, पहाड़ी गुज्जर। हालांकि कुपवाड़ा में, गांदरबल में, अच्छा करना में, इन मुकामात के ऊपर, इन इलाकों के अंदर सर जो है वो पहाड़ी गुज्जर नहीं होता था। हमेशा ये लोग हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते थे, शाना बशाना। लेकिन आज वहाँ से भी आवाज़ें उठ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि दो दिलों के बीच में दूरी पैदा हुई है। पहाड़ी लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें एसटी स्टेटस दिया जाए, गुज्जर लोग ये कह रहे हैं कि पहाड़ियों को उनका अधिकार दिया जाए, लेकिन उनका, ना कि वो एसटी वाला जो वो हमारे कोटे से मांग रहे हैं। आप भी एक पहाड़ी लीडर हैं, एक डायनेमिक लीडर हैं, एक लंबे अरसे से सियासत के साथ जुड़े हुए हैं और एक काफ़ी बेहतरीन काबिल आप एक एडवोकेट भी रहे हैं। आपके हिसाब से यहाँ पे किस तरीके से जो है वो पहाड़ियों को उनका हक मिलना चाहिए और गुज्जरों जो कम्युनिटी है इनके अधिकार के साथ छेड़खानी न की जाए? बिल्कुल, पहाड़ियों का हक बनता है। मैं सच बताऊँ अगर आपको ईमानदारी से, पहाड़ी कम्युनिटी का उतना ही हक बनता है जितना गुज्जर कम्युनिटी का हक बनता है। लेकिन पहाड़ियों को रिजर्वेशन उस हिस्सा से नहीं मिलनी चाहिए जो गुज्जरों का हिस्सा फिक्स है। अगर पहाड़ियों को आपने रिजर्वेशन देनी है, आप रिजर्वेशन का कोटा बढ़ा दीजिए या उनके लिए एक अलग बाइफर्केशन कर दें, जिस तरह एसटी ले एंड करगल है, या पूरे एक इलाके को आप दे दें जिसमें कोई तनाज़ा ही नहीं रहेगा। शिमला में आप देखेंगे, आपके हिमाचल प्रदेश में कुछ एरियाज़ हैं जिन एरियाज़ को शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर कर दिएगा, पूरा का पूरा एरिया, किसी को एतराज़ नहीं होगा। अब ये जो सियासत हो रही है इस पर, ये गलत हो रहा है। इससे कम्युनिटी के अंदर जो नफ़रत फैल रही है चंद लोग फैला रहे हैं। बाकी हमारे रजौरी पुंछ में, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, हमारे रजौरी पुंछ में भी गुज्जर और पहाड़ी में कोई फ़र्क हम करते ही नहीं। हमारे लिए सब भाई भाई हैं। अब पहाड़ी कम्युनिटी में बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते हैं। पुंछ रजौरी में किसी में आप कभी फ़र्क नहीं देखोगे। शादी ब्याह, मरना जीना, हम लोग भाइयों की तरह रहते हैं। जैसा आपने एक चीज़ की बड़ी प्यारी कही कि आप लोग हमेशा इत्तेफाक मोहब्बत से रहते हैं, और आपने उसके साथ एक चीज़ और बड़ी प्यारी कही जो मैंने बड़े गौर से सुनने की कोशिश की, वो यही बात थी कि गुज्जरों का जो अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए, पहाड़ियों का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए जो उनका। लेकिन कुछ लोग ये डिमांड कर रहे हैं हाथ में पोस्टर्स लेके कि हमें एसटी स्टेटस चाहिए, और जिसके ऊपर गुज्जर लोग जो हैं वो एतराज़ कर रहे हैं कि एसटी स्टेटस कहाँ से आपको मिलेगा, ये एसटी तो हम लोगों को मिला है, जो हम गुज्जर लोग हैं, जो नोमैड्स हैं, जो ट्राइब्स हैं। आप लोगों को आपका अधिकार मिलना चाहिए जो सरकार आपको दे। आप जैसे आपने रिजर्वेशन की बात की कि वो आपको बढ़ाकर 50 से 100% कर दे, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, हम उसमें आपका साथ भी देंगे। बट जो लोग बार बार इस एसटी पे आ रहे हैं, बार बार एसटी पे आ रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं कि दोनों कौमें आपस में टकराएं और गलत गाइडलाइन कर रहे हैं, अच्छे से गाइड नहीं कर पा रहे, इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं प्लीज़, ताकि यहाँ से आपकी बात का इम्पैक्ट पड़े और कुछ लोग इस चीज़ को समझें। जो ये कुछ लोग आपसी भाईचारे को ख़त्म कर रहे हैं, सर हमें इस वक्त में इस भाईचारे को आपसी मेंटेन करके रखना है, तो इसके हवाले से आप थोड़ा सा क्लियर बताएं। देखिए, एसटी मेरा कहने का मकसद वो नहीं था।
मेरा कहने का मकसद है कि एसटी आप पूरे इलाके को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। एसटी में आप कम्युनिटीज़ को ऐड भी कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब कम्युनिटी ऐड करोगे आप उसकी रेशो बढ़ानी है आपको, क्योंकि जो गुज्जर्स को अगर 10% है, मैं फॉर एग्जांपल 10% रिजर्वेशन है, 8% है, 6% है, जितनी भी है, जब आप पहाड़ीज़ को भी एसटी डिक्लेयर करते हैं तो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट आपको रिजर्वेशन को भी बढ़ाना है। फॉर एग्जांपल इस वक्त 9 सीटें हैं एसटी की रिजर्व हुई हैं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन में 9 लेजिस्लेटर्स की सीटें रिजर्व हुई हैं। जाहिर सी बात है जब पहाड़ीज़ को एसटी मिलेगा तो ये 9 सीटें तो नहीं रहेंगी, ये सीटें कम से कम 15, 16, 17 तक जाएंगी। अब उसमें क्या होगा कि भाई गुज्जर कम्युनिटी के लोग भी प्रिजर्व होंगे, पहाड़ी भी प्रिजर्व होंगे। इसी तरह जब आप पहाड़ियों को अगर एसटी डिक्लेयर करते हैं या कुछ एरिया ही आप डिक्लेयर कर देते हैं कि ये एरिया पूरा एसटी है, फॉर एग्जांपल पुंछ डिस्ट्रिक्ट को आप एसटी डिक्लेयर करते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, राजौरी डिस्ट्रिक्ट को आप डिक्लेयर करते हैं, ओडी और करनाल को डिक्लेयर करते हैं आप कि भाई ये एरिया, उसमें से भी कुछ एरिया कर सकते हैं आप, ये एरिया ही पूरा डिक्लेयर कर देते हैं आप शेड्यूल्ड ट्राइब का, तो उसमें किसी को नुकसान नहीं हुआ, वो तो सारी कम्युनिटी को फ़ायदा हो गया, गुज्जर कम्युनिटी को भी हो गया, पहाड़ी कम्युनिटी को भी हो गया। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आप एसटी में अगर इंक्लूड करते हैं किसी भी दूसरी कम्युनिटी को, आप उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन का कोटा बढ़ा देते हैं। बहुत सारी ऐसी रियासतें हैं बाहर जहां कोटा 20% है, 25% भी है शेड्यूल्ड ट्राइब का। जी, जैसे यहाँ पे समझने की कोशिश करूँगा, पहाड़ियों को एसटी मिला है, गुजरों को एसटी मिला है, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब ये एक कोटा है, यहाँ से इनको अपना मिल रहा है हक। पहाड़ियों को भी एक अपना ट्राइब होना चाहिए, एक अपना कोटा होना चाहिए जहाँ से वो लें। जैसे एसटी गुजरों का है, बकरवालों का है, ये उनका अधिकार है। पहाड़ियों को भी इसी तरीके से, लेट्स टेक एग्जांपल कि पीटी पहाड़ी ट्राइब, इनका एक अपना हो जिसमें उनको जो है वो उनका अधिकार मिले और पहाड़ी लोगों का ही वो हो, उसमें कोई गुजरों की छेड़खानी ना हो, गुजरों वालों में पहाड़ियों का ना हो। इस तरीके से दोनों को देखिए, आप नहीं समझ पा रहे। आइन में शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट की रिजर्वेशन है। शेड्यूल्ड ट्राइब खाली गुज्जर ही नहीं है, खाली बकरवाल ही नहीं है जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। शेड्यूल्ड ट्राइब में शीना भी हैं, गद्दीज भी हैं, बाहर आप देखेंगे गद्दी और सिप्पी यहाँ हैं, बाहर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर से बाहर बहुत सारी और कम्युनिटीज़ हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब में हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब में कम्युनिटी ऐड होती रहती हैं, निकली, हालांकि निकाल भी सकते हैं, कुछ कम्युनिटीज़ को निकाला भी जा सकता है, लेकिन अभी तक निकाला किसी को नहीं है, बल्कि ऐड हो रही हैं और बहुत सारी और भी इसके बाद भी ऐड होंगी। पहाड़ी कोई ऐसा भी नहीं है कि पहाड़ी पहली कम्युनिटी है जो ऐड होगी शेड्यूल्ड ट्राइब में, या आखिरी कम्युनिटी भी नहीं हो सकती। इससे पहले भी कम्युनिटीज़ ऐड हुई हैं और इसके बाद भी होंगी। लेकिन जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन फॉर एग्जांपल 10% एसटी की इस वक्त है। एसटी खाली गुज्जर बकरवालों के लिए नहीं है, एसटी एक कम्युनिटीज़ को एक शेड्यूल में डाला गया है, इंक्लूड किया गया, ठीक है नहीं। गुज्जर बकरवालों को मिलने से पहले भी शेड्यूल ट्राइब था, ये भी नहीं कि गुज्जर बकरवालों को पहली बार दिया गया, उससे पहले भी थे शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल ट्राइब में जब कोई भी कम्युनिटी उस शेड्यूल में आ जाएगी, उसको रिजर्वेशन हासिल होगी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी और एम्प्लॉयमेंट में भी। अब यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही कि ये जो लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है कि भाई ये गुज्जरों के हिस्से से लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। गुज्जरों का जो अपना पॉपुलेशन के लिहाज से जो रिप्रेजेंटेशन है वो है इस वक्त 10%। जाहिर सी बात है जब पहाड़ियों को मिलेगी तो ये 10 की 15 होगी, 20 होगी। जो बाकी रिजर्वेशन से उनको कम कर दिया जाएगा, जो बाकी जिस तरह आरबीए है, एएलसी है या ओबीसी है, उसको कम किया जाएगा। वो भी अपने जम्मू कश्मीर में, बाहर तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। बाहर 6% रिजर्वेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब की, तो वहाँ ऑलरेडी करोड़ों के हिसाब से हैं, तो वहाँ अगर कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि दे आर एंजॉइंग ऑलरेडी, मतलब अदर बेनिफिट्स लाइक पीएसपी, एएलसी, बैकवर्ड, और इतनी सा भी एंजॉय तो कर रहे हैं ऑलरेडी। हाँ, उसमें देखें इसमें मुराद कुछ ज़्यादा है, क्योंकि इसमें सेंट्रल्स की फंडिंग होती हैं जो गरीब कम्युनिटी हैं इनको अपलिफ्ट करने के लिए। एजुकेशनल प्रिविलेजेस होती हैं कुछ, वो सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब को और शेड्यूल्ड कास्ट को ही होती हैं। ये जो आपको लोकल ओबीसी वगैरह की है, इसमें वो सारी मुराद नहीं होती, और ये
आपको जिस तरह पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, किसी भी कम्युनिटी के लिए उसको जब तक लेजिस्लेचर में उसकी रिप्रेजेंटेशन हो, उसकी तरक्की नहीं हो सकती। और ख़ाली एम्प्लॉयमेंट का ही मामला नहीं है, तामीर और तरक्की का भी मामला है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का भी मामला है। अब देखो हमारे वहाँ जिस तरह रजौरी पुंछ में है, मैं आपको एक इस तरह सादा लफ्ज़ों में समझाता हूँ। इससे क्या होगा अगर ये इस वक्त नहीं होता है तो इट विल क्रिएट अ ग्रेट वेज। क्यों? एक कम्युनिटी बिल्कुल ही पॉलिटिकल प्रोसेस से ही अलग हो जाएगी। पहाड़ी कम्युनिटी फॉर एग्जांपल एक सीट रिजर्व हो जाती है, तो जो पहाड़ी कम्युनिटी है वो अपने आप को इस प्रोसेस से ही अलग समझना शुरू हो जाएगी कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है ये मेरे यूज़ का ही नहीं रहा, वो एक्सक्लूड हो जाएगी बिल्कुल ही। बहुत सारी चीज़ों में, तामीर और तरक्की में तो रहेंगे, पॉलिटिकली भी एक्सक्लूड हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि नफ़रतें बढ़ेंगी। और इस वक्त एडवाइजेबल यही है, पॉलिटिकली मैं कहूँगा खाली एडवाइजेबल ही नहीं बल्कि पॉलिटिकली एक्सपीडियंट भी यही है कि इस वक्त या तो उस पूरे इलाके को आप शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर कर दें जहाँ पहाड़ी भी और गुज्जर भी रहते हैं, या पहाड़ी कम्युनिटी को भी आप शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड करके, ताकि दानों की तरक्की और इसके जो कोटा है, कोटा को बढ़ा दिया जाए। इस तरह 9 सीटें रिजर्व हैं, आप 15 रिजर्व कर दें एसटी के लिए, क्योंकि पहाड़ी और जब गुज्जर और पहाड़ी दोनों मिलके जब एसटी बनेंगे तो इनकी जाहिर सी बात है पॉपुलेशन की रेशो बढ़ जाएगी। बिल्कुल रिजर्वेशन की। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जनाब मुजफ्फर इकबाल साहब। काफ़ी सारे सवालात हुए, आज का ये मुद्दा नहीं था हमारा एसटी का, लेकिन फिर भी 1-2 सवाल मैंने पूछ लिए। कभी इस मुद्दे पे फिर आराम से डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के जो अहम तरीन सवालात थे वो अभी हालिया जी जो रियल एस्टेट कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर जो कुछ कहा गया, उसके साथ साथ फिर डिलिमिटेशन की जो एक ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है हदबंदी कमीशन की जानिब से, उस सब चीज़ों को लेकर बात करनी बड़ी ज़रूरी थी। और क्या कुछ निकल कर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे से बाहर आ रहा है वो समझने की कोशिश करनी थी हम सब लोगों को, और इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर बात करनी थी। लेकिन बहरहाल एसटी के हवाले से भी कुछ अहम तरीन सवालात 1-2 पूछ लिए, फिर कभी मौका मिला तो काफ़ी सारे सवालात भी करेंगे। इनसे फ़िलहाल आप दीजिएगा अपने मेज़बान को इजाज़त। आप देखते रहें डेली तस्कीन आमिर सोहेल के साथ। अल्लाह हाफिज़।